रिलेशंस एंड फंक्शंस जो टॉपिक होता है वो कुछ ऐसा टॉपिक होता है कि उसमें आपको साल भर कंफ्यूजन रहता ही रहता है। तो इसलिए जो भी बात मैं यहाँ बताऊंगा उसको बहुत ध्यान से सुनेंगे और नोट करेंगे, जिससे जो कंफ्यूजन आपको रहता है कभी आपको नहीं होगा। ठीक है, तो रिलेशंस वाला पार्ट हम पहले लेंगे, उसके बाद हम लोग फंक्शंस वाला पार्ट लेंगे। तो रिलेशंस वाला पार्ट लेने से पहले मैं आपको थोड़ा सा रिलेशंस का बेसिक जो आपने क्लास 11th में पढ़ भी लिया था उसको मैं यहाँ पर आपको एक बार रिवाइज कराऊंगा, क्योंकि बिना उसके यहाँ पर आप कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आज बेटा हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रिलेशंस की बेसिक थ्योरी वाला पार्ट जो आपने क्लास 11 में पढ़ भी लिया था। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पे थोड़ा सा। सबसे पहली चीज जो हम यहाँ पर नाम लेते हैं वो टर्म होता है ऑर्डर्ड पेयर। फर्स्ट जो टर्म आता है वो होता है ऑर्डर्ड पेयर। अब ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, अगर हम देखें इसमें तो नाम से ही क्लियर है, एक ऐसा पेयर जो किसी ऑर्डर में हो। पेयर का मतलब अ ग्रुप ऑफ टू एलिमेंट्स, ऑर्डर का मतलब किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में हो। ठीक है, तो आप लिख लोगे यहां पे पेयर ऑफ एलिमेंट्स इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। अब एग्जांपल लिया मैंने यहां पे, मैंने लिखा a कॉमा बी फॉर ऑल। बेटा सिंबल होता है फॉर ऑल का। ठीक है, क्या कहा मैंने, a बिलोंग्स टू a एंड b बिलोंग्स टू b। ठीक है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ये दो एलिमेंट्स का पेयर है तो पेयर तो हो ही गया। ऑर्डर मतलब ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ये है कि मैं डिस्क्राइब कर दिया कि फर्स्ट कंपोनेंट कहां से आ रहा है, सेट ए से आ रहा है, सेकेंड कंपोनेंट कहां से आ रहा है, सेट बी से आ रहा है। यही इसका ऑर्डर है कि यहां पर जो मैं पेयर लिख रहा हूं उसका फर्स्ट कंपोनेंट सेट ए से लिया गया है, सेकेंड कंपोनेंट सेट बी से लिया गया, यही इसको मैं यहां पर ऑर्डर नाम दे रहा हूं। ठीक, तो ये बात होगी हमारी ऑर्डर्ड पेयर के बारे में, ये वो टर्म है, इसके ऊपर ही पूरा चैप्टर चलने वाला है। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अगर मैं बात करूं आपसे इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर्स की इक्वालिटी का मतलब क्या हुआ। जैसे मैं अगर आपसे कहूं यहां पे कि इफ a1 b1 is equal to a2 b2 for all a1 a2 belongs to a and b1 b2 belongs to b, तो यहां से मुझे क्या मिलने वाला है, मतलब अगर मैं दो ऑर्डर्ड पेयर्स को इक्वल लेके चलूंगा तो वहां से मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, हमेशा याद रखिएगा फर्स्ट कंपोनेंट के बराबर होगा एंड सेकेंड कंपोनेंट हमेशा ही सेकेंड कंपोनेंट के बराबर होगा। यही यहां पर इसकी कंडीशन है कि कभी भी अगर दो ऑर्डर्ड पेयर आपस में इक्वल दिए गए हैं तो हमेशा ही फर्स्ट कंपोनेंट के बराबर, सेकेंड कंपोनेंट के बराबर। यही यहां पर बात है जो आपको जाननी है। ठीक है, इसके बाद जो अगला टर्म यहां पे आता है वो आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। ठीक है, दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये टर्म आपने क्लास 11 में पढ़ा था, लेकिन यहां पे एक बार मैं फिर से बता दूं क्योंकि पूरा चैप्टर आप कह सकते हो कि इस पर ही बेस्ड है। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, मैंने कहा यहां पे लेट ए एंड बी बी टू नॉन जीरो सेट्स। ठीक है, देन ए क्रॉस बी क्रॉस ए क्रॉस ए, बी क्रॉस बी, ये सारे हमारे जो हैं ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट्स कहलाते हैं। आर सेट टू बी कार्टेशियन प्रोडक्ट्स। अब ध्यान दीजिएगा, ए क्रॉस बी में मैंने ए और बी दोनों का यूज किया है, बी क्रॉस ए में मैंने ए और बी दोनों का यूज किया है, ए क्रॉस ए में मैंने जो है सिर्फ ए का यूज किया है और बी क्रॉस बी में मैंने जो है सिर्फ बी का यूज किया है। ठीक है, तो यहां पर ये सारे हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाते हैं, लेकिन ये तो बात रही नोटेशन की कि कैसे हम इसको लिखेंगे। ठीक, अब बात रही इसकी वैल्यू कैसे निकाली जाएगी। कभी मुझे अगर ए क्रॉस बी निकालना होगा तो ए क्रॉस बी निकालने का मतलब क्या होगा, बेसिकली हम फाइंड करना चाहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा यहां पे थोड़ा सा, मैं कहूंगा यहां पे ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। बात यहां से क्लियर आपको हो जानी चाहिए। मैंने कहा ए क्रॉस बी ए कॉमा बी टाइप के ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट है जिसमें पहला एलिमेंट फर्स्ट सेट से लिया गया है ना, दूसरा एलिमेंट सेकंड सेट से लिया गया है। तो याद रखना है कि ए क्रॉस बी में सारे ऑर्डर्ड पेयर टाइप के एलिमेंट आएंगे जिसमें फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट सेट से आएगा, सेकंड कंपोनेंट सेकंड सेट से आएगा। यहीं पे अगर मैं आपसे सपोज करिए बी क्रॉस ए की बात करना चाहूं, मैंने बोल दिया अल्फा कॉमा बीटा,
जहां पे अल्फा बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा, सेट बी हो जाएगा, एंड बीटा बिलोंग्स टू सेट ए हो जाएगा। फिर वही बात कि बी क्रॉस ए में सारे एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में ही आएंगे। फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट सेट से, सेकंड कंपोनेंट सेकंड सेट से आएगा। अब यहीं पे मैं अगर आपसे कह दूं भाई ए क्रॉस ए मुझे अगर निकालना है कभी, तो मैंने बोल दिया सपोज करिए पी कॉमा क्यू। अब यहाँ पे पी और क्यू दोनों ही सेट हमारे कहां से आ रहे होंगे, ए से आ रहे होंगे। क्यों, दोनों ही सेट हमारे पास सेम है, ए है। तो यहाँ पे ए क्रॉस ए भी हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स हुआ। इसके अंदर भी एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में ही आएगा, लेकिन यहाँ पे दोनों ही कंपोनेंट सेम सेट से आ रहे हैं। क्यों, दोनों ही सेट हमारे यहाँ पर सेम है इसलिए। तो ये बात हमारे यहाँ पर होगी इसके बारे में, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स के बारे में बात होगी। कभी कोई आपसे पूछता है कि भाई किसी भी दो सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट आएंगे, चलिए ये बात समझाता हूं एग्जांपल में। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है, मैंने कहा इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 एंड बी इज इक्वल टू, मैंने बोल दिया ए कॉमा बी, और मैं यहां पे आपसे ए क्रॉस बी की बात करना चाहता हूं। अब ये बिल्कुल क्लियर है कि जब मैं ए क्रॉस बी की बात करूंगा तो सारे एलिमेंट ऑर्डर पेयर की फॉर्म में आएंगे। फर्स्ट कंपोनेंट सेट ए से आएगा, सेकंड कंपोनेंट सेट बी से आएगा। तो फर्स्ट कंपोनेंट सेट ए से आएगा, मान लिया मैं अगर 1 लूंगा तो सेकंड कंपोनेंट ए भी हो सकता है और बी भी हो सकता है। फर्स्ट अगर 2 लिया तो सेकंड ए और बी दोनों हो सकते हैं। फर्स्ट अगर 3 लिया तो सेकंड हमारे ए और बी दोनों फिर हो सकते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे कुल मिला के हमको कितना मिल गया, 6 ऑर्डर पेयर्स मिल गए। तो यहां से आप कह सकते हो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी बराबर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। इसको भी याद रखिएगा कि अगर हम दो सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स या टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स निकालना चाहते हैं तो दोनों सेट्स के नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स या टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने के लिए। ठीक है, तो बात हमारी हुई यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स के बारे में कि वो चीज क्या होती है और कैसे हम उसको लिखते हैं, कैसे हम उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम बात कर लें यहाँ पे रिलेशन क्या होता है, क्योंकि अभी तक जो टॉपिक हमें पढ़ना था उसका नाम नहीं आया कहीं भी, हम उसके पहले उसके बेसिक्स जान रहे थे, क्या क्या हमको चाहिए था। और अब हम बात करेंगे व्हाट इज अ रिलेशन एक्चुअली। ठीक है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट ज्यादा टाइम ना खराब करते हुए डायरेक्ट की बात कर लूं यहाँ पे कि मैं अगर आपसे कहूं इफ ए एंड बी बी टू नॉन जीरो सेट्स देन अगर मेरे पास ए और बी दो सेट्स हैं तो रिलेशन आर क्या होगा। रिलेशन जो होगा वो एक सेट से हमेशा दूसरे सेट पे डिफाइंड होता है। तो मैं कहूंगा देन रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। यही लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो 1 मार्क क्वेश्चन में आपकी हेल्प कर सकती है कि कोई पूछता है रिलेशन क्या होता है, तो आप कहोगे अगर दो सेट्स ए और बी है, रिलेशन अगर हमें ए से बी पर डिफाइन करना है तो आप कहोगे रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू द सेट बी इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। मतलब ए और बी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसके जो सबसेट्स होंगे वही हमारे रिलेशंस कहलाएंगे सेट ए से सेट बी की तरफ। बात समझ गया आप? यही मैं कहूं आपसे अगर अ रिलेशन आर फ्रॉम सेट बी टू सेट ए तो क्या हो जाएगा, दीज आर ऑलवेज सबसेट ऑफ बी क्रॉस ए। ठीक है, तो याद रखना अगर ए टू बी रिलेशन डिफाइंड है तो हमेशा ए क्रॉस बी का सबसेट होगा, और अगर बी टू ए डिफाइंड है तो हमेशा ये वो बी क्रॉस ए का सबसेट होगा। बात क्लियर है? अगर कोई आपसे पूछता है यहां लिख लो एंड कैन बी गिवन एज, कैसे हम इसको लिख सकते हैं, हमने लिखा आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी, ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी एंड ए आर बी। ये ए आर बी शो कर रहा है ए इज रिलेटेड टू बी विद रिलेशन आर। जहां मैंने आर लिखा है यहां हम प्रॉपरली उस रिलेशन को लिखा करेंगे जो रिलेशन हम क्वेश्चन में गिवन होगा या रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, इसे मान चलेगा ए बी से इस रिलेशन के थ्रू रिलेट कर रहा है। ठीक, तो कुल मिला के आर क्या हो गया, ए कॉमा बी टाइप के ऑर्डर पेयर का सेट्स जिसमें ए बी से रिलेशन आर के थ्रू रिलेटेड है। सही है भाई? अब ध्यान दो यहां पे आप थोड़ा सा, कभी एक बनना क्वेश्चन यहां बन सकता है कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने हो सकते हैं। ठीक, तो आप ध्यान दो यहां पे थोड़ा सा, मैंने आपसे कहा रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अगर कोई रिलेशन आर ए से बी तक डिफाइन किया गया है
तो वो हमेशा ही ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। तो कुल मिला के बात सिर्फ ये निकल के आई कि ए क्रॉस बी के जितने सबसेट्स बन सकेंगे उतने ही हमारे ए से बी तक रिलेशंस होंगे। रिलेशन क्या है? सबसेट है, तो जितने सबसेट्स उतने ही रिलेशंस। ठीक, लिख लोगे यहां पे आप थोड़ा सा कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी is equal to total number of subsets of A cross B। और किसी भी सेट में टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होते हैं? 2 to the power नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक, तो यहां पे हो जाएगा 2 to the power A क्रॉस B के नंबर ऑफ एलिमेंट्स। मैंने पीछे आपसे भी बात की NA इंटू NB, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B। तो याद रखिए टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस इक्वल टू 2 to the power number of elements in A cross B, that is number of elements in A into number of elements in B। ये बात होगी हमारी यहां पे रिलेशन कितने होंगे और कैसे डिफाइन, कैसे हम उसको लिखते हैं, ये हमने लिख दिया और डेफिनेशन आपके सामने ये आ चुकी है। ठीक, अब यहां पर एक चीज और हम बात कर लेंगे आपसे, डोमेन एंड रेंज ऑफ अ रिलेशन। किसी भी रिलेशन का डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। लेट अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी इज गिवन बाय आर इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी एंड ए रिलेट कर रहा है हमारा बी से थ्रू रिलेशन